या समझौते, संधि, अभिसमय और समझौते, ट्रीटी, कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स, ट्रीटी, कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स। कभी कोई संधि करी है किसी से आपने? नहीं करी है? बताओ भाई, संधि की शब्द सुना है? ट्रीटी करना नहीं करी है? करी है? तेज बताओ उसमें। नहीं अभी कुछ बोले इसलिए तो मैंने फिर से पूछा ना। संधि क्या होती है भाई? ट्रीटी क्या होती है? दो पार्टीज होती हैं, आपस में एक सहमति पर पहुंचती हैं कि एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो वैधानिक रूप से उसमें जुड़ती हैं, उस पर साइन करती हैं। अगर आप ट्रीटी पर सबसे पहले होता है तो एडॉप्ट ट्रीटी, आप किसी संधि को क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। दूसरा क्या आता है? आप उस पर साइन करते हैं, यानी सिग्नेटरी बनते हैं। साइन करने का ये मतलब नहीं है कि ट्रीटी के बातें आप पर लागू हो जाएंगी, आपको मानना ही मानना पड़ेगा। ट्रीटी को अंत में रेटिफाई करना होता है। तीसरा शब्द क्या है? रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन करना या अनुमोदन करना। अगर रेटिफिकेशन नहीं है तब भी वो चीज आपके ऊपर लागू नहीं होगी। तो एडॉप्ट करिए, फिर साइन करिए, फिर उसको रेटिफाई करिए फाइनली, तब वो ट्रीटी कार्यशील होती है और उसके प्रावधान आपके ऊपर लागू होंगे। तो दुनिया ने दिमाग लगा करके बहुत से ट्रीटीज पर साइन तो कर दिया लेकिन उसे रेटिफाई नहीं किया, बहुत से ट्रीटीज को एडॉप्ट किया लेकिन उस पर आगे काम किया ही नहीं। तो ट्रीटीज अगर बनती हैं तो उसके पीछे गोल होता है। इंडस वाटर ट्रीटी नाम सुना है? इंडस वाटर ट्रीटी का लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल तंत्र के जल के बंटवारे को लेकर कोई विवाद न उभरे, इसके लिए कुछ कानूनी प्रोविजंस कर देते हैं और वो प्रोविजंस दोनों देशों को मानना होगा। लेकिन आप देखते हैं कि उस ट्रीटी को तोड़ा जाता है कि नहीं, उसके प्रोविजंस को। तो ट्रीटी में बहुत ज्यादा बल नहीं होता लीगल लेवल पे, तो ट्रीटी को तुरंत तोड़ा भी जा सकता है और ट्रीटी से बाहर भी निकला जा सकता है। अगर किसी देश का इंटरेस्ट जो है ट्रीटी से नहीं पूरा हो रहा है, बाहर निकल जाएगा। जैसे आईएनएफ ट्रीटी एक है, आईएनएफ ट्रीटी अमेरिका और रशिया के बीच में थी, ठीक है। और आईएनएफ ट्रीटी में क्या था कि दोनों देश मिलकर के अपने नाभिकीय अस्त्र शस्त्र को एक लिमिटेड वे में रखना चाहते थे, मतलब खत्म करना था धीरे धीरे का जो स्टॉक पाइलिंग ऑफ द न्यूक्लियर आर्सेनल है उन सबको धीरे धीरे खत्म करना था, ठीक है। तो जब रशिया ने देखा कि अमेरिका इस तरीके से उसके खिलाफ काम कर रहा है, सब बात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया? आईएनएफ ट्रीटी से बाहर निकल गया पिछले साल। तो तमाम ऐसी ट्रीटीज हैं, उन ट्रीटी से देश बाहर निकल करके स्वतंत्र तरीके से काम करने लगते हैं। ट्रीटी का एक गोल होता है, ट्रीटी आने के लिए एक सहमति होती है, दो देशों के बीच में सहमति होती है, लेकिन जब तक उस ट्रीटी में लीगल सैंक्टिटी, वैधानिक बाध्यता वाला क्लॉज नहीं लगाया जाता, तब तक उस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रीटी कभी भी समझौता है ना, ये समझौते जब चाहे तब तोड़ देंगे। चीन किसी ट्रीटी को नहीं मानता। आर्कटिक ट्रीटी सुना है? अंटार्कटिक ट्रीटी सुना है? 1959 अंटार्कटिका में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज करके अंटार्कटिका को बर्बाद नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है उस ट्रीटी में। उसमें कहा गया है कि अंटार्कटिका केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास के लिए देशों को इजाजत मिलेगी कि वो जाकर के देखें कि ग्लेशियर है तो ग्लेशियर पिघल रहा है या जो भी तमाम बातें उस पर रिसर्च करें। कोई वहां पर न्यूक्लियर वीपन्स नहीं ले जा सकता, कोई कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकता, ये सब बातें करी गई हैं। लेकिन तमाम ऐसे देश हैं जो इस ट्रीटी का वायलेशन करके वहां पर ये सब काम कर रहे हैं। उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है, ये सब बड़े बड़े वहां प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है। आर्कटिक पर भी अपना प्लान बना लिया है चाइना ने। तो ये सब ट्रीटी का क्या है? सिग्निफिकेंस भी है और कमजोरी भी है। इसीलिए एक शब्द आता है ट्रीटी ऑब्लिगेशन, संधि दायित्व। संधि कर रहे हैं तो दायित्व में बढ़िया ही है, संधि को मानिए, संधि को तोड़िए मत, ठीक है। तो ट्रीटी जब भी बनती है इसी रूप में देखी जाती है। इसी तरीके से कन्वेंशन होता है, अभिसमय। अभिसमय मतलब जो चीजें हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आपने शब्द सुना होगा परिपाटी, ये लंबे समय से ये परिपाटी चली आ रही है, ये लंबे समय से ट्रेडिशन चला रहा है, ये लंबे समय से एक फोक के रूप में चला रहा है। कि जैसे मान लो कोई कहता था कि ऐसे समझो इसको कि हनुमान जी गए वहां लंका और पूछ में आग मतलब लगा करके वो लंका में आग लगा रहे थे, है ना। तो जब लगाना शुरू किया तो जब पूछ में उनके आग लगाने के लिए उसने आदेश दे दिया, किसने? रावण ने दिया था ना। हाँ, तो उस समय विभीषण आए। विभीषण ने बोला कि एक शब्द बोला, नीति विरोध न मारिय दूता। सुना है? सुंदरकांड पढ़ा है किसी ने? ठीक है। तो नीति मतलब पॉलिसी, डिप्लोमेसी या सिद्धांत या कुछ भी। नीति विरोध, नीति का विरोध होगा अगर आप दूत को मार रहे हैं। हनुमान दूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में, हाई कमिश्नर के रूप में लंका पहुंचे हैं और उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि रावण का भी जब व्यक्ति जाएगा तो वहां ऐसे ही उसको भी पूंछ में आग लगाई जा सकती है। मान लो पूछना हो, ये तो मान लो इनका दूसरा स्टाइल था सब, और उनके सर पे लगा दे, चूंकि राक्षस वाक्षस तो बड़ा बड़ा बाल रखते थे ना, उसमें आग लगा। तो दूध को नहीं मारना है। तो ये क्या है? ये बातचीत चल रही है आपस में, दो लोग जो है, दो पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है कि ये डिजायरेबल है, कि नीति कहती है कि दूध को नहीं मारना है, ठीक। अब धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन जब राष्ट्रों के बीच में ये बात आएगी कि हाँ ये तो बहुत ही आदर्श की स्थिति है कि हमारे भी दूध न मारे जाएं, अगर विदेशों में गए हैं और उनके भी हमारे डिप्लोमेट्स अगर गए हैं और अपनी फैमिली के साथ गए हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उस देश की आर्मी उस डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये अगर मान्यता मिल जाए तो इससे दोनों लाभ होगा। इसी को जब वैधानिक रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वो अभिसमय में बदल जाता है। जैसे वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन में जो काउंसिलर एक्सेस वाला है उसमें साफ तौर पर बोल दिया गया कि कोई भी देश का डिप्लोमेट अगर जाता है तो जिस एरिया में, मान लो इस्लामाबाद में इंडियन डिप्लोमेट रह रहा है, उसके परिसर में आर्मी प्रवेश नहीं कर सकती, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस्लामाबाद वाले को यहाँ अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पहले बातचीत करनी पड़ेगी। एक बार एक ऐसा डिप्लोमेट था, खाड़ी देश का, सऊदी अरेबिया का था, कहाँ का था वो, इंडिया में यही जो एम्बेसीज हैं उसमें काम कर रहा था और उसने डोमेस्टिक मेड वेट रखा था। तो नेपालीज कुछ मेड के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था। तो भारत जो है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि नेपाल से भी संबंध खराब होगा और ये सब मुद्दा जब उभर गया था, तो भारत ने पहले बात किया सऊदी अरेबिया से बायलैटरल लेवल पे कि आपका डिप्लोमेट इस तरीके से अगर इस चीज में पाया गया है तो हम कोई एक्शन लेंगे कि आप एक्शन लेंगे। आप अगर ले लीजिए तो ज्यादा सही है, मानो निलंबित करके बुला ले अपने पास। अब भारत अगर सीधे फायर करेगा तो मुद्दा बन जाएगा ना डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट की, क्यों किस आधार पर सऊदी अरब और उनके बीच में ऐसा टेंशन हो गया। तो इसलिए इन सब मामलों में कन्वेंशन की मदद ले ली जाती है कि कन्वेंशन में साफ साफ ये लिखा है कि अगर डिप्लोमेट ऐसे कोई गलत कार्रवाई कर रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ये परिपाटी है। और समझौते भी ऐसे ही हैं, समझौते में भी लीगल सेंटिटी मतलब वैधानिक बल होता है और बहुत से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं उन्हें आप एकदम बिल्कुल जब चाहे तब तोड़ सकते हैं। चीन हर समय एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट तोड़ता है अलग अलग देशों के साथ, ये है। चलिए शुरू करिए। सबसे पहले आ जाइए अभिसमय में।
मेजर कन्वेंशन और ट्रीटीज हैं वो सब करेंगे, और उसके बाद जो करंट अफेयर में आता रहेगा न्यूज में उस पर आपको खुद से करना है और मुझसे पूछते रहना है। कैसे? मान लो आज आपको मिल गया ओटावा कन्वेंशन न्यूज में है, ओटावा कन्वेंशन को मैं जिस तरीके से भी बता रहा हूँ, जिस स्टाइल से पढ़ना है ऐसे पढ़ लेना सर्च करके, और नहीं समझ में आएगा, कंटेंट नहीं मिलेगा तो फिर बताना, क्योंकि करंट अफेयर खुद से ही करना पड़ेगा आपको। टीचर तो कराएगा खैर यहाँ पे, लेकिन खुद से भी जरूरी है। सबसे पहले लिखो वियना कन्वेंशन, वियना अभिसमय, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन जो है इसे हम यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन भी कहते हैं, तो लिखो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है। यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय भी इसे कहते हैं। अब बताओ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं इस समय? अगर रिफ्यूजी बात आ रही है, पूरी दुनिया में इस समय रिफ्यूजी से बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है, हर जगह रिफ्यूजी, सीरिया से रिफ्यूजी, अफगानिस्तान से रिफ्यूजी, पाकिस्तान से रिफ्यूजी, बांग्लादेश से रिफ्यूजी, सब रिफ्यूजी रिफ्यूजी भरे, ठीक है। तो इसलिए इस कन्वेंशन को जानना जरूरी है। लिखिए, दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय यूएन इन 1951, दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय यूएन इन 1951। इस कन्वेंशन को यूएन ने 1951 में अंगीकृत किया था, ठीक है। एंड 145 कंट्रीज हैव रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। 145 कंट्रीज, 145 देशों ने अब तक इसका अनुसमर्थन किया है, 145 देशों ने अब तक इसका अनुसमर्थन किया है। 145 countries have ratified this convention. This convention deals with refugee rights of refugees. This convention deals with rights of refugees. यह कन्वेंशन या यह अभिसमय शरणार्थियों के अधिकारों की बात करता है, शरणार्थियों के अधिकारों की बात करता है। And UNHCR monitors it. And UNHCR monitors it. UNHCR एक संस्था है यूएन की जो इसकी निगरानी करती है कि इस कन्वेंशन का वायलेशन न हो और सब देश ठीक तरीके से शरणार्थियों को अधिकार दें, सुरक्षित करें। यूएनएचसीआर का मतलब है यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, फुल फॉर्म है यूएनएचसी मतलब हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इस कन्वेंशन में शरणार्थियों की वैधानिक परिभाषा दी गई है। दिस कन्वेंशन गिव्स लीगल डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी, लीगल डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी, ठीक है। कौन है रिफ्यूजी? तो यूएनएचसीआर कहता है और ये कन्वेंशन कहता है वह व्यक्ति, सच पर्सन्स जो उत्पीड़न, टॉर्चर, युद्ध अथवा हिंसा के चलते अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। The persons who are forced to leave the country due to oppression, torture, war, violence. एक शरणार्थी जो है उसके ऊपर जो खतरा मंडराता है किसी देश में, वो कौन से आधारों पर खतरा मंडराता है? तो यूएन कहता है प्रजाति, वो किस रेस का है इसके चलते उसे दिक्कत झेलनी पड़ती है। उसके धर्म को लेकर के उसे टॉर्चर किया जाता है। जैसे रोहिंग्या है, रोहिंग्या मुस्लिम है और वहां के बाकी लोग बौद्ध हैं, तो वो धर्म के आधार पर टॉर्चर करके, वायलेंस करके उसे बनाएंगे वहां से। राष्ट्रीयता, किसी देश के में रहने वाले जो शरणार्थी उनकी नेशनैलिटी क्या है, उस नेशनैलिटी के आधार पर उन्हें टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल ओपिनियन, वो जो शरणार्थी समूह है उसका राजनीतिक मत क्या है, इसके चलते उसे टारगेट किया जाएगा। अगर मान लो तालिबान में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम हैं, वो तालिबान के मत से इत्तेफाक न रखें, बोले कि हाँ क्या रखें कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, शरिया का रूल नहीं होना चाहिए, इस्लामिक किंगडम नहीं होना चाहिए, तो तालिबान में छोड़ेगा, तालिबान कहेगा भागो यहाँ से, तो सीधे फिर ये अपने इस पॉलिटिकल ओपिनियन के चलते उन्हें भागना पड़ेगा देश छोड़ करके। तो शरणार्थियों को कौन कौन से आधारों पर देश छोड़ करके भागना पड़ता है? यूएन कहता है रेस, रेशियल आइडेंटिटी के आधार पर, रिलीजन, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल ओपिनियन। इन सब मामलों में वो अगर मेजॉरिटी से उत्पीड़ित होना पसंद कर ले तो वहीं रहे या तो भागे। तो उत्पीड़न, युद्ध और हिंसा के चलते वो भागते हैं। अब बताइए सबसे ज्यादा शरणार्थी किन देशों से आते हैं, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में भागते हैं? इसमें है सीरिया नंबर 1 पे, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया और म्यांमार। इसी में नाम नया जुड़ जाएगा अगर यमन में कोई सिविल वॉर ज्यादा हो जाए और वहां से लोग भागने लगे, है ना। समय समय पर अपडेट होता है डेटा, वो आप चेक करते रहेंगे कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से हैं रेफ्यूजी क्राइसिस के लिए। पूरी दुनिया का 67% से अधिक रेफ्यूजी इन्हीं 5 देशों से आता है, अलग अलग देशों में जाकर के रहता है, ठीक है। यूएनएचसीआर और ये जो वियना कन्वेंशन है इसमें एक सिद्धांत है और उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। देखिए वियना कन्वेंशन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, सिद्धांत वियना कन्वेंशन काम करता है। मतलब वो कहता है कि जैसे हमारे सदस्य देश 145 उन्हें प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को मानना होगा। नॉन रिफॉल्वमेंट, ठीक है। नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर एक देश से कोई रिफ्यूजी, दूसरे देश में गया है और जिस देश में रह रहा है वो देश को पता चल जाए कि मेरे जबरदस्ती उसको मूल देश में, ओरिजिनल कंट्री में जहाँ से आया है वहाँ भेजने से उसके जीवन का अंत हो जाएगा, तो वो उसे जबरदस्ती नहीं दे सकता, ठीक है। अगर इंडिया में आए हुए रोहिंग्या के बारे में भारत को यह विश्वास हो जाए कि रोहिंग्या को रिपैट्रिएट करने पर, फोर्सफुली उसके देश वापस भेजने पर वहाँ उसका नरसंहार होगा, ठीक है, जेनोसाइड होगा, तो ऐसी स्थिति में वो देश बाध्य नहीं कर सकता, इंडिया बाध्य नहीं कर पाएगा, ऐसा नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल में कहा गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया वियना कन्वेंशन के बारे में सारी जानकारी। अब आप बताओ भारत में रिफ्यूजी आते हैं?
कहाँ से आते हैं? सभी जगह से आते हैं, जहाँ जहाँ से समस्याएं हैं सब लोग अपना एक सेफ और सिक्योर सिस्टम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तिब्बत से आए शरणार्थी आज भी हैं हमारे यहाँ। अफगानिस्तान से 16,000 से अधिक अफगान शरणार्थी इंडिया में रह रहे हैं। रोहिंग्या 40,000 से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं। श्रीलंकन तमिल भी आकर के यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सब है। अब ऐसी स्थिति में एक बात आपको जाननी है कि इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है। इंडिया हैज नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। लिखिए नोट, इंडिया हैज नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। भारत ने इस कन्वेंशन पर न तो साइन किया है और नहीं रेटिफाई किया है, नहीं रेटिफाई किया है। अब बताओ क्यों? सबसे बड़ा कारण है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। अगर कोई भी शरणार्थी हमारे यहाँ आ जाएगा तो कायदे से तो हम मानवतावादी होकर के उसको लेते हैं ना शरण, लेकिन ऐसे तो दुनिया भर के देश जो है शरणार्थी आ करके क्लेम करने लगेंगे मैं शरणार्थी हूँ और भारत में मुझे शरण चाहिए, और जैसे उन्हें भगाने की बात होगी तो बोलेंगे कि हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, हम उस देश में जाएंगे। तो इसलिए वियना कन्वेंशन के वायलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बार बार इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि भारत वियना कन्वेंशन का वायलेशन कर रहा है। अगर किसी रिफ्यूजी के खिलाफ इंडिया को काम करना है, जैसे रोहिंग्या के खिलाफ भारत ने काम किया कि नहीं, करना पड़ता है। टेररिस्ट हैं कि क्रिमिनल हैं, सेपरेटिस्ट हैं, क्या है, कौन जानता है कहाँ से आए हैं, क्या उनका आदि है, क्या अंत है, ये सब बातें, क्या मोटिव है। तो अगर हमें उन्हें भेजना है तो हम अगर हम वियना कन्वेंशन पर साइन करके बैठेंगे तो ऐसे शरणार्थियों के राइट्स के बारे में हमें काम करना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा लगेगा और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगेगा, नॉन रिफॉर्मिंग प्रिंसिपल को वायलेट करने का आरोप लगेगा। दैट इज व्हाई इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, बिकॉज ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा उदाहरण है फॉरेन पॉलिसी में, जब भी आपसे पूछा जाए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पहले की तुलना में ज्यादा प्राग्मेटिक हुई है, यथार्थवादी हुई है, उदाहरण सही बताइए, उसमें ये उदाहरण बता देना कि यूएन चार्टर में फेथ जो देश कह रहा है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं, जो कह रहा है कि हम यूएन के फाउंडर मेंबर हैं, यूएन के हिसाब से काम करेंगे, वो उसी यूएन के कन्वेंशन को साइन नहीं कर रहा है अपने हितों के चलते। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जो लोग एक आध महीने की क्लास में ना बर्डन लेकर के, मेंटल स्ट्रेस लेकर के या जैसे भी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बाद में जब रिवीजन का सेशन आता है ना, हर समय तो आप कोचिंग में भी नहीं है, आप अपने घर गए हैं, गाँव गए हैं, कहीं भी गए हैं, इत्मीनान से उसको लेकर के नोट्स को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, फिर जो चीज़ स्मूथ तरीके से आपके दिमाग का पार्ट बनेगी ना, उसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे कि हाँ कितना आसान हो जाएगी वो जर्नी। तो क्लास के लेवल पे बस जस्टिस देना, क्लास में जो बातें बताई जाए अगर अच्छे से समझ लो, कम से कम 70% 60% भी ठीक से पूरा कर लो, आंसर के तरीके से समझ लो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यूनाइटेड नेशंस एंटी टॉर्चर कन्वेंशन, यूएन एंटी टॉर्चर कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र अत्याचार निरोधक या यातना निरोधक, संयुक्त राष्ट्र यातना निरोधक अभिसमय। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, आज ही का दिन था, ऑन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर है, ऑन 10 दिसंबर 1984, 10 दिसंबर 1984, यूएनजीए has adopted this convention with a specific aim 10 दिसंबर 1984 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस अभिसमय को अंगीकृत किया था, and it came into force on 26 June 1987, 26 जून 1987 को यह कार्यशील हुआ। It came into force on 26 June 1987, यह 26 जून 1987 को कार्यशील हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किस चीज को रोकने की बात की गई है? इट स्टॉप्स, नंबर 1, यातना, ऑपरेशन। आप किसी को यातना नहीं दे सकते बिकॉज इट वायलेट्स ह्यूमन राइट। ठीक है, दूसरा, क्रूएलिटी, क्रूरता या क्रूर व्यवहार, क्रूएलिटी सुना है ना, क्रूर बर्ताव कर रहे हो, क्रूएल मतलब आप समझ रहे हैं? कुछ उदाहरण बताओ क्रूएल का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो तुम किसी से बहस कर रहे हो, गुस्सा आया हुआ है, उससे पहले बातचीत चल रही है, हॉट टॉक चल रहा है, फिर उसके बाद जूता निकाल करके उसके सर पे, उसके कान पे कहाँ लग रहा है वो सब नहीं देख रहे हो, ये क्रूएल बिहेवियर है कि नहीं? क्रूर बोलते हैं, खून बह रहा है उसे, तुम्हें कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्रूएल मतलब जो एकदम इनह्यूमन हो। तो अगला शब्द इसमें कहा गया है अमानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, इनह्यूमन बिहेवियर। लेकिन क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? ऐसा सलूक तो जानवरों के साथ किया जाता है, तो वही वाली बात यहाँ पर है, अमानवीय व्यवहार। ठीक है, और एक शब्द इसमें बोला गया कि दुनिया भर के देश किस चीज को रोकेंगे? अपमानजनक व्यवहार, यानी डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, एक शब्द लिखिए, और सजा। आप ऐसी कोई सजा दे सकते हैं जो क्रूर हो, यातनापूर्ण हो, अमानवीय हो, अपमानजनक हो। आपने जेल में किसी को डाल दिया और बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लिखा करके उसे थर्ड डिग्री दे रहे हैं, या फिर आपने फिल्म देखा नहीं, उल्टा लटका दिया और उसके बाद पैर पे और फिर शरीर पर डंडे मारे जा रहे हैं, उसमें हिरासत में लोगों की मौत होती है, कस्टोडियन डेथ जिसको आप कहते हैं। तो कस्टोडियन डेथ जो है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है कि नहीं? और 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, और ये सारी चीजें मानवाधिकार का उल्लंघन करती हैं, इसीलिए 10 दिसंबर का दिन चुना गया था इसे एडॉप्ट करने के लिए, दुनिया भर के देश काम करेंगे। तो इसमें यातना रोकना मूल मकसद नहीं था, या क्रूर व्यवहार रोकना मूल मकसद नहीं था, मूल मकसद था मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़े, दुनिया भर के देश ऐसे कानून बनाए, ऐसे लेजिस्लेशन बनाए जिसमें ह्यूमन राइट्स के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े,
तमाम देशों में, ठीक है। तो बहुत अच्छा था, लेकिन भारत ने रेटिफाई नहीं किया। भारत ने कहा भाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो यातना करना है, कम से कम पत्नियों के साथ करना है, या पत्नियां कहती हैं पतियों के साथ करना है ना। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आपको इंस्टाग्राम रील्स में मिलेंगे, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उसमें कैसे मतलब आर्टिफिशियल तरीके से महिलाओं को, मतलब पत्नियों को कैसे टारगेट किया जाता है और कैसे पुरुषों को टारगेट, पतियों को कैसे टारगेट किया जाता है, उसको कृत्रिम माहौल में निर्मित करते हैं रील बनाने वाले, और उस बिजनेस से बहुत आगे काम करते हैं। चलिए आगे देखिए। के इस अभिसमय में आर्टिकल 1 जो है, इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल 1 है, ये यातना शब्द को डिफाइन करता है। ये सब जानते हो, सीधे बोलो कोई यातना करे, बोले ये यूएन के इस कन्वेंशन का मतलब अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत भी मार खाना चाहिए थे, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय कानूनों के तहत भी मार खाना चाहिए। यातना की परिभाषा इसमें दी गई है। टॉर्चर, यहाँ लिखो टॉर्चर, टॉर्च जला करके टॉर्चर करना। तो इसमें क्या बताया गया भाई, पहली बात बताई गई है शारीरिक यातना, फिजिकल टॉर्चर। फिजिकल टॉर्चर, शारीरिक रूप से किसी को यातना देना, वही जो मैंने भी आपको बताया, लात घूंसे से मारना, पीटना, या और भी अनेक प्रकार से शारीरिक यातना देना। दूसरा, मानसिक यातना, मेंटल टॉर्चर। शारीरिक तो नहीं दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा डेमोक्रेटिक बनना है, लेकिन मानसिक स्तर पर इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोग इजाद कर लेते हैं कि वो मेंटल टॉर्चर, ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा चुभे, पिंच हो हर समय आपके अलग अलग मुद्दों पर। आपको कभी मेंटल टॉर्चर मिला है? एकदम फ्रीली बोल सकते हैं, मिला है, सबको मिला है। एक सिंगल व्यक्ति ऐसा इसमें नहीं बैठा है जिसको मानसिक यातना का सामना न करना पड़ा हो, ये आप कह ही नहीं सकते। फिजिकल भी यातना तो मिली होगी। अरे जब मारते हैं घर परिवार में, डंडे पिटाई होती है, यातना नहीं है वो? या जब कोई गलत काम बाहर करते हो तो कहते हैं ना कुटाई शब्द उसके लिए बोलते हैं कि बहुत कुटाई हो रही है, वो भी यातना ही है। बहुत से राज्यों में तो बहुत बुरी तरीके से यातनाएं होती हैं। हाँ, गैंगस्टर होते हैं, माफिया सब होते हैं, वो जाते हैं मारने पीटने। यातना ये है, एक बात बताता हूँ, मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में एक नॉर्थ ईस्ट वाला स्टूडेंट रह रहा था और सामने कोई नॉर्थ इंडियन रह रहा था, और उसके यहाँ कुछ खाना बन रहा था नॉर्थ ईस्ट वाले के यहाँ, और उसका स्मेल बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण था, मतलब उसके लिए नॉन बियरेबल था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि क्या महक रहा है। अब बार बार वो सोच रहा है, इधर उधर सोच रहा है क्या पक रहा है ये ऐसा क्या पका रहा है। तो जिससे बात कर रहा है उससे बहुत से बातों के बारे में, एनिमल्स को लेकर के बात कर रहा था कि ये चीज़ पक रही है, ये चीज़ पक रही है, तो वो सब किया। अब उसके बाद उसको बार बार, और वो वहीं पे पक रहा है, वो गिटार बजा रहा है, ये भी नॉर्थ ईस्ट वाले वहाँ गिटार बजाते रहते हैं और पढ़ाई जो है करते रहते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं बताइए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर वो जो है व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, बोला भाई कि ये तो स्मेल अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो उसने 2-3 बार बोला उसको कि अपना गिटार भी बंद करो और ये जो बना रहे हो इसको भी बंद करो, दोनों काम, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसके बाद वो जो व्यक्ति था वो था हरियाणा का उसने अपने 8-10 दोस्तों को बुलाया वहीं बगल से, और उसके बाद गए वो सब ऊपर नॉर्थ ईस्ट वाले के कमरे में। उसके बाद वो लोग वहाँ सुबह 4-5 बजे तक रहे, वहीं आराम भी किया, मारा पीटा जो भी था सब कुछ, मतलब तोड़ फोड़ सारा काम कर दिया, है ना। तो ये यातना भी एक तरीके का, उसको एक तरीके से अधिकार है खाने पीने का, बैठा वो जो है इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, हाँ वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आप अगर सोशल इंटरेस्ट को लांग करके ये काम करेंगे, अब रात में आप 12 बजे गिटार बजा रहे हैं, लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुबह उठना है, जाकर के उन्हें दौड़ लगानी थी वहाँ गांधी विहार में, जो हरियाणा वाले थे, तो वो सब डिस्टर्ब होता है ना उनकी। वो इतना बड़ा लड्डू रखते हैं खाने के लिए, उसमें देसी घी कम से कम एक लड्डू में आधा किलो का लड्डू होगा तो 2 किलो उसमें घी होगी, और उसमें 4 किलो कम से कम मेवा होगा। आप समझिए एग्जेजरेशन कर रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, खाने पीने में इस लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो कंप्रोमाइज नहीं करते, वारियर प्रजाति है ना, और मन में रहता है कि इनका के माध्यम से चीजें हो जाएंगी और ये सब, और तुरंत हरियाणा से बगल से बुलाते हैं, कहते हैं यहीं पे अभी 100 लोग आ जाएंगे और धमका देंगे। तो वो जो 100 लोगों का धमकाने वाली बात है वो मानसिक यातना है, ठीक है। उदाहरण बहुत है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या कहा गया भाई, कहा यह गया कि हर देश ऐसा कानून बनाए, यानी एंटी टॉर्चर कन्वेंशन में साइन करने वाला हर देश ऐसा कानून बनाए जिससे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर को खत्म किया जा सके। अब आप मुझे बताइए, भारत का कोई ऐसा कानून है जो इस टॉर्चर को खत्म करने की बात करता है? डोमेस्टिक वायलेंस वाले में बात की गई है, लेकिन फिर भी उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है उतना। और कोई हमारे यहाँ कानून जिससे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को रोकने की बात होती हो, बताइए। पॉस्को एक्ट जो है आपका 2013 वाला, उसमें साफ तौर पर कहा गया है शारीरिक और मानसिक दोनों शोषण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद चीजें होती रहती हैं। तो कानून एक तरफ, कानून लोग बोल देते हैं हाँ बना देंगे, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, इसलिए कहते हैं कानून बना करके उसको लागू भी ठीक से करो। तो इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज होनी चाहिए, हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है ही नहीं। पुलिस को बोलो तो पुलिस जो है पहले ही टॉर्चर करने के लिए तैयार बैठी रहती है कि नहीं। आप उसके ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या हाल है, अभी भी उनको लगता है कि वो बादशाह है। यूएस ने वो देखना पड़ेगा लिस्ट, यूएस ने मानवाधिकार के नाम पे किया तो होगा, लेकिन करके भी ये लोग फिर हाँ हरकतें तो बहुत से देशों की ऐसी हैं कि उन्हें साइन नहीं करने का बनता है, लेकिन कर देते हैं वो साइन, क्योंकि वो जानते हैं करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे जो करना है, ठीक है। इसके आर्टिकल 3 में, यानी इस कन्वेंशन के आर्टिकल 3 में वही जो नॉन रिफॉल्मेंट प्रिंसिपल वाली बात आपने कही थी, वो यहाँ भी कही गई है कि किसी को फोर्सफुली उसके देश में नहीं भेजा जाएगा, फोर्सफुली रिपैट्रिएशन नहीं होगा। रिपैट्रिएशन यानी किसी को बलपूर्वक मूल देश में नहीं भेजा जाएगा, अगर ये लगता है कि वहां जाते ही साफ हो जाएगा वो। हाँ जातीय संघात क्या है, सफाई ही तो है, रेस की सफाई करते हैं ये लोग। अब बताइए भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें 161 देश सिग्नेटरीज हैं, पक्षकार हैं, 161 देशों ने इस पर साइन किया है। बट इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, क्योंकि भारत के पास बाढ़ आ जाएगी समस्याओं की, है ना।
ट्रीटी मतलब कन्वेंशन पर साइन करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना इंडिया के सामने और इंडिया के लीगल सिस्टम के सामने, ये अपना रुकना पड़ेगा ना हर तरीके का क्रूर व्यवहार और ये सब सारी चीज़ रोकनी पड़ेगी। और भारत जैसे देश में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और केवल यहाँ के नागरिकों के साथ नहीं होता है, प्रिजनर्स के साथ, प्रिजनर्स जो भी हैं उनको आपने देखा, और भी जो मान लो टेररिस्ट है, टेररिस्ट को हमने पकड़ा तो हम उसके साथ कौन सा व्यवहार करेंगे बताओ? क्रूर व्यवहार नहीं करेंगे, उसको हम बिरयानी खिलाएंगे अजमल कसाब की तरह? कांग्रेस की सरकार की खिलाया उन्होंने, वो बात सही है, उसमें भी था भाई अपीसमेंट वाली बात थी कि है आतंकवादी, उसको आप मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ करके देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पर इसका क्या असर पड़ जाएगा? आतंकवादी है ना वो, उसने मुंबई टेरर अटैक किया, 267 लोग मारे गए, जो वो था क्या नाम था, होटल ताज, होटल ओबेराय, होटल और एक कौन था यहूदियों वाला जहाँ यहूदी आकर के कॉफी ऑफी लियो कोल्ड कैफे, इन सब में इतनी बुरी तरीके से लोगों की लाशें गिरी थी, बच्चे थे, मूवी देखी होगी आपने, नाना पाटेकर की भी उस पर एक मूवी बनी है ना? वो कह रहा था उसमें कसाब से इंट्रोगेशन चलता है नाना पाटेकर का, तो उससे पूछता है कि वो कह रहा था कि खुशबू आती है जन्नत से, खुशबू आती है, तो पहले कसाब के जो 7 एसोसिएट्स थे उनको मारा और उनकी लाशें जो है थोड़ा सड़ाया, मतलब थोड़ा उसमें बदबू आने लगी और उसको रखा एक जगह पे, और फिर उसके बाद जो है कसाब को बुलाया इसने, नाना पाटेकर ने, और गया अंदर, अंदर नहीं जा रहा था ऐसे नाक पकड़ के लगा, बदबू आ रही थी ना, तो उसको पीछे से लात मारा अंदर जाने के लिए, बोला चलो अंदर गया, तो कह रहा है खुशबू लो खुशबू, ये है जन्नत की खुशबू तुम्हारी। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उस फिल्म को दिखाया गया है। उसमें बताया आका की आंखों में नूर बरसता है, उसने बताया कि आका ने जिसने ब्रेन वॉश किया था, जिसने जिहादी बनाया था, तो उसने बोला कि मेरी आंखों में क्या नूर बरस रहा है देखो पहले, है ना? बहुत सी चीज़ें उसे समझाई बताई, तो ये जिहाद की कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैसे जिहाद सिखाया बताया जाता है। तो नाना पाटेकर थोड़ा इस मामले में वही आदमी है, कर लेते हैं अभी इसमें फिर से चर्चा में है, ठीक है? ये दिया सबने, बात समझ में आ गई कि भारत ने क्यों साइन नहीं किया? भारत को आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ, सेपरेटिस्ट के खिलाफ, एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ, या इंसर्जेंट के खिलाफ, या कॉन्स्पिरेसी करने वाले के खिलाफ, इलीगल माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी जो अवैध प्रवासी हैं उनके खिलाफ, और अन्य प्रकार के लोगों के खिलाफ ऐसा काम करने की जरूरत पड़ेगी। उस समय जब हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा न्याय पूर्ण व्यवस्था पर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए भारत ने कहा भाई साइन मत करो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अब मानवाधिकार संगठन सब बोल रहे हैं कि तुम मानवाधिकारवादी देश हो, ऐसे हो, ऐसे हो, साइन नहीं कर रहे हो। भारत ने कहा ठीक है, अमेरिका ने भी बहुत नहीं किया है, एनपीटी पर साइन नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे तो क्या चल जाएगा? मतलब क्या चला जाएगा? चल जाएगा नहीं, ठीक है? आगे बढ़ो, आगे मत बढ़ो, कल बढ़ना, कल कन्वेंशन करेंगे, कुछ कुछ और कन्वेंशन हैं। कल हम लोग चार एक कन्वेंशन देखेंगे और 3-4 ट्रीटीज देखेंगे, ठीक है? और कुछ मिसलेनियस बात करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे समाप्त करेंगे। कोई फीडबैक हो, कोई अगर आपको बात रखनी है, कुछ बताना है कि आपको क्लास में क्या समझ में नहीं आया या क्या आया, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको 10 मिनट दिया जाएगा जो आप एक फीडबैक के रूप में वहीं बैठे बैठे जहाँ बैठे हैं वो आप बता सकते हैं। मुझे भी समझ में आएगा, ठीक लगेगा कि भाई आपकी क्या सोच बनी, क्या रहा, कैसे रहा, क्योंकि इतने समय हम लोगों ने इंटरेक्शन किया, जो पहली बात थी ना IR इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन से तमाम चीज़ें निर्मित हुई, उसका क्या फ़ायदा है, वही सब बातें होंगी। धन्यवाद।